हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर जो है वो बेसिकली तीसरा लेक्चर है थर्मोडायनेमिक सीरीज का। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने थर्मोडायनेमिक सिस्टम और डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स जैसे कि आपका क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, सराउंडिंग क्या होता है, ये सारा जो लेक्चर का डिस्क्रिप्शन है वो पिछले लेक्चर में मैंने कवर किया था। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आपकी स्क्रीन पे आई बटन आ रहा होगा, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली कुछ टर्म्स से आपको अवेयर कराएगा जो कि थर्मोडायनेमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो यार, सिंपल सी बात है। एक बार मैं आपके लिए डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम उसको समझेंगे कि क्या होता है। प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ सिस्टम that are identifiable and observable and by which system can be specified। तो पहले तो इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लो कोई एक पर्सन है आपके सामने, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई भी, तो उसको आप पहचानते हो तो उसकी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे आप उसको पहचानते हो। ठीक है, या उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो आपको कैसे पता चलती है, उसके बारे में कुछ चीजें जान के पता चलती हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ पे रहता है, फिर उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, फेस कलर कैसा है, उसका फेस के फीचर्स क्या हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण आप उस अपने फ्रेंड को पहचान सकते हो। वैसे ही बिल्कुल अगर आपको एक सिस्टम को पहचानना है तो उसके पास ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स होने चाहिए जिसके कारण आप उस सिस्टम को पहचान सकते हो और ये जान सकते हो कि हम उसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी आपके फीचर्स होते हैं जो कि सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के और साथ ही साथ उसको स्पेसिफाई करने के लिए काम में आते हैं, उनको क्या बोला जाता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज समझ में आया होगा कि क्या होता है। ठीक, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, जैसे कि मास हो गया आपका, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी क्या होती हैं, आपकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको ये चीज पता है यार कि थर्मोडायनेमिक्स में हमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन्हीं चीजों से डील करना है सिस्टम के। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात करूं तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनकी डिटेल जान लेते हैं। कई एंट्रेंसेस में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, इनमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है। तो चलिए उसकी डिटेल जानते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। तो इसको एक ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। देखो, इंटेंसिव में आई एन आ रहा है और इंडिपेंडेंट में भी आई एन आता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती हैं उनको क्या बोला जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, आपके प्रेशर है, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये अभी आगे मैं बताऊंगा कि क्या होता है। पहले एक बार एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इसका एक उदाहरण, मतलब ये समझने के लिए कि कोई प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, ऑब्वियस सी बात है यार, जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएंगी फिर, जो कि मास पे डिपेंड करेंगी। तो इसको समझने के लिए कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है आपका इंटेंसिव है, कौन सी एक्सटेंसिव है, आप किसका सहारा ले सकते हो, इस चीज का सहारा ले सकते हो। मान लो ये आपका एक कंटेनर है, उसमें क्या है, एक ये फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक, तो आप क्या करते हो, इसका टेम्परेचर नापते हो। ठीक है, इस फ्लूइड का आपने टेम्परेचर नापा। अब इस कंटेनर में से क्या किया आपने, एक मग
ये फ्लूइड जो है या लिक्विड जो है वो बाहर निकाल लिया, ये मग बाहर निकाल लिया और उसका टेम्परेचर नापा। ठीक, तो आप देखोगे कि भाई जो इसका टेम्परेचर था, पूरे के पूरे सिस्टम का टेम्परेचर था, वही टेम्परेचर जो है वो इस मग में जो आपने ये फ्लूइड लिया है उसका टेम्परेचर भी वही है। यानी कि चाहे पूरे के पूरे मास का देखो या एक उसके थोड़े पोर्शन का देखो, आपका जो टेम्परेचर है वो आप मास पे डिपेंड नहीं कर रहा सिस्टम के। तो इसीलिए ऐसी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी हुई, जो कि मास पे डिपेंड करेंगी, जैसे कि आपका मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब किसके एग्जांपल हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज टर्म समझने वाली है, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या चीज है, देखो यार, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि मान लो इंटरनल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, तो इंटरनल एनर्जी को आप यू से डिनोट करते हैं बेसिकली, और उसको अगर आप स्पेसिफिक वैल्यू का मतलब क्या है, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको जब आप मास से डिवाइड कर देते हो तो वो क्या बन जाती है, स्पेसिफिक वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो यहां पे मैंने इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास कर दिया है, तो ये क्या हो गई, ये पूरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है भाई, इंटरनल एनर्जी तो अकेले की बात करूं तो वो क्या हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पर जब मैंने उसको मास से डिवाइड कर दिया तो वो क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। वैसे ही अगर मान लो एंथैल्पी की बात करूं, तो एंथैल्पी भाई खुद में एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पर जब मैंने उसको मास से डिवाइड कर दिया तो वो टर्म क्या हो गई, आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गई। वो टर्म क्या हो गई, आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी, और स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या हुई, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। ठीक, ये चीज आपको समझनी है कि जब आप किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर देते हो, यानी कि पर यूनिट मास की वैल्यू लेते हो, तो वो क्या हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आती है भाई, कई बार यूज होती है, स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, देखो यहां पे समझते हैं। when all the properties can be measured or calculated throughout the entire system and we have a set of properties that completely describe the condition of the system, then the system is said to exist at definite state। इसका मतलब क्या है कि मान लो भाई आपका कोई सिस्टम है, उससे जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉपर्टीज की वैल्यू हैं, या तो आप उन्हें क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, या फिर उन्हें क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि सीधी सी बात है यार, जितनी भी इस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं वो आपको अगर पता है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि भाई जो सिस्टम है, तो वो जो कंप्लीट सेट होता है, ठीक है, जिस कंडीशन में हमारा सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम स्टेट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ द सिस्टम बेसिकली किसको बोला जा रहा है, उन सारी प्रॉपर्टीज को जो कि कंडीशन ऑफ द सिस्टम स्पेसिफाई करती हैं। ठीक है, यानी कि देखो, अच्छा एक चीज और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, एट अ गिवन स्टेट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हैज फिक्स्ड वैल्यू। यानी कि अगर मैं ये कहता हूं कि भाई जो हमारा सिस्टम है वो स्टेट 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस स्टेट के लिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या होंगी, आपकी फिक्स्ड होंगी। ठीक है, अगर एक भी प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है तो सिस्टम की स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक, यानी कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज पे जब आपका सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो उसको एक स्टेट बोला जाता है, और उसमें सब सब प्रॉपर्टीज की वैल्यू फिक्स रहेगी। अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होती है तो उसको दूसरी स्टेट बोला जाएगा। जैसे कि देखो यहां पे क्या है, मास जो है 2 kg है, मतलब ये कोई सिस्टम है जिसका मास 2 kg है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और वॉल्यूम जो है वो 1.5 मीटर क्यूब है। ठीक है, वही दूसरा सिस्टम है, मास इतना ही है, टेम्परेचर इतना ही है, वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो ये एक अलग स्टेट हो गई सिस्टम की, और ये एक अलग स्टेट हो गई सिस्टम की। ठीक, तो आई होप आपको स्टेट ऑफ द सिस्टम पता चल गया होगा कि क्या होता है, कि भाई जब हमारा जो सिस्टम है वो
एक ऐसी कंडीशन पे एग्जिस्ट करता है जहां पे आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज पता हैं और उनकी वैल्यूज जो है वो फिक्स हैं। तो हमें ये कहा जाता है कि वो जो सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर स्टेट पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चीज पे आगे बढ़ते हैं। स्टेट, अब भाई देखो, स्टेट ऑफ द सिस्टम पता करने के लिए दो कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। ठीक, प्रॉपर्टी शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम, property should be invariant with time at least temporarily when the state of the system is being defined। तो इसका क्या मतलब है? देखो यार, पहले चीज को समझो। मैंने क्या बोला कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को पता करने के लिए उसकी सारी प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब मान लो यहां पे क्या हो रहा है कि ये एक हमारा सिस्टम है, उसका यहां पे टेम्परेचर कुछ अलग है, यहां पे टेम्परेचर कुछ अलग है। ठीक, तो होगा क्या कि भाई हीट जो है यहां पे अगर हाइयर टेम्परेचर है और यहां पे अगर आपका लोअर टेम्परेचर है तो हीट एक तरफ से सिस्टम के दूसरी तरफ फ्लो करने लगेगी। तो यहां पे अगर आप टेम्परेचर मेजर करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, बदलता रहेगा जब तक कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर जाता। वो चलो अभी बाद में आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए आपको क्या हो, भाई देखो स्टेट ऑफ द सिस्टम तभी डिफाइन हो पाएगी जब आपको प्रॉपर्टीज की वैल्यू पता है। और प्रॉपर्टीज की वैल्यू कब पता होगी? जब भाई वो चेंज ना हो रही हो। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो रही है तो आप उसको मेजर कैसे करोगे? जो भी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो तो अलग अलग वैल्यू दिखाता रहेगा, आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू पता ही नहीं चल पाएगी। तो उसके लिए क्या होता है कि भाई प्रॉपर्टी जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट द सिस्टम। यानी कि यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम का क्या मतलब है? टेम्परेचर जो है वो हर जगह पे, पूरे सिस्टम में हर जगह पे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कोई भी और प्रॉपर्टी की बात कर लो, मान लो प्रेशर है तो सिस्टम के अंदर हर जगह पे प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आप कब प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हो कि वो जो है टाइम के साथ जो है वो ना बदले, एटलीस्ट उस टाइम पे तो ना बदले जब आप उसे क्या कर रहे हो? मेजर कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर टाइम के साथ प्रॉपर्टी जो है वो बदलती रहेगी तो आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे, टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाओगे, प्रेशर मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज मेजर करने के लिए आपको ये दो चीजें तो फुलफिल करानी ही पड़ेंगी। और जब ये दोनों चीजें प्रॉपरली फुलफिल होंगी तभी आप प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हो और तभी आप स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट ऑन अ थर्मोडायनेमिक डायग्राम। तो थर्मोडायनेमिक डायग्राम क्या होता है यार? मान लो आप कोई दो प्रॉपर्टीज ले रहे हो दो एक्सिस पे, इस पे प्रेशर ले लिया, इस पे वॉल्यूम ले लिया। तो ये क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ले रहे हो आप एज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन्हें क्या बोला जाता है? थर्मोडायनेमिक डायग्राम बोला जाता है। ठीक है, और स्टेट ऑफ द सिस्टम को आप कैसे दिखा सकते हो? मान लो आपने ये कोई पॉइंट दिखाया यहाँ पे, ये पॉइंट इसमें प्लॉट किया, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ का आपको प्रेशर भी पता है और यहाँ की आपको वॉल्यूम भी पता है, तभी तो ये पॉइंट आप लोकेट कर पा रहे हो ना। ठीक है, तो जो आपका प्रॉपर्टीज है उन्हें क्या बोला जाता है? पॉइंट फंक्शन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो थर्मोडायनेमिक डायग्राम्स है उनमें एज अ पॉइंट भी उनको क्या करा जा सकता है? रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक, चलिए अब यहां पे नेक्स्ट चीज आती है आपका गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल क्या कहता है? भाई देखो, पहले तो इसका जो जरूरत है कि गिब्स फेज रूल की जरूरत क्या है वो देखते हैं हम। अब देखो यार, सीधी सी बात है, मान लो एक सिस्टम है, ठीक है, उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको पता करनी पड़ेंगी ना। जैसे कि भाई उसका प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो गई
जो कि आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये क्या हो जाता है यार, बहुत ही टीडियस काम हो जाता है, मतलब मुश्किल काम हो जाता है कि एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज आप पता कर रहे हो। ठीक, तो गिब्स फेज रूल ने क्या किया इसमें कि आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दे दिया। ठीक है, ये दो नहीं है, ये तो एग्जांपल है। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दे दिया कि अगर कम से कम आपको इतनी प्रॉपर्टीज पता हैं, कम से कम यहां पे आप देख सकते हो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब कम से कम आपको इतनी सारी प्रॉपर्टीज में से इतनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज पता है, तो आप सिस्टम की स्टेट को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो या फिर फिक्स कर सकते हो। और वो कितनी होनी चाहिए, वो किससे मिलता है, इस फॉर्मूले से मिलता है। फॉर्मूला क्या कहता है भाई, P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। ठीक है, पी एफ, पी क्या है यहां पे भाई, देखो नंबर ऑफ फेजेस है। ठीक है, नंबर ऑफ फेजेस जिसमें आपका जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है। तो अगर मान लो सिर्फ सॉलिड प्रेजेंट है तो पी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर सॉलिड लिक्विड दोनों प्रेजेंट है तो पी 2 हो जाएगा। अगर तीनों प्रेजेंट है तो पी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही एफ क्या है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। यानी कि ये वैल्यू मैं यहां पे फाइंड आउट करना चाहता हूं, एफ की वैल्यू यहां पे। इसको क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोला जाता है। यानी कि कम से कम इतनी प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो आप पूरे सिस्टम को क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, उसकी स्टेट को डिफाइन कर सकते हो। आपको इतनी सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। तो एफ क्या है, वो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है जो कि आप कम से कम पता करनी पड़ेगी। ठीक है, सी यहां पे क्या है, इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं कि कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। जैसे कि मतलब 2 कंपाउंड यूज कर रहे हो आप, 3 कंपाउंड यूज कर रहे हो, उनको आप यू बता सकते हो। जैसे कि मान लो यार लिक्विड मतलब वाटर प्लस NaOH मिला दिया आपने। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो गए आपके, 2 हो गए, क्योंकि एक वाटर है और एक ये है। ठीक है, कोई 2 गैस मिक्स कर दी आपने, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो गए आपके, 2 हो गए। ठीक, और 2 यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है। तो आप क्या करोगे, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है वो निकालना है। ठीक, तो भाई वाटर की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फेजेस, यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे 3 फेजेस एग्जिस्ट करती हैं वाटर की, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पी कितना हो गया, यानी कि नंबर ऑफ फेजेस तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट कितने हो गए भाई, चाहे आप सॉलिड की बात कर लो या लिक्विड की बात कर लो या गैस की बात कर लो, कंपोनेंट यहाँ पे तो H2O ही रहा। ठीक, तो अगर मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं 3 प्लस एफ इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितनी आ गई, 0 आ गई। यानी कि यहाँ पे आपको क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी को पता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी को आपको पता करने की जरूरत नहीं है सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे एक फिक्स्ड स्टेट पे ही ये पॉइंट क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लो 1 आ जाता तो आपको एक प्रॉपर्टी पता करनी पड़ेगी, जैसे कि मान लो प्रेशर पता कर लिया या मान लो टेम्परेचर, कोई भी एक चीज पता कर ली तो सिस्टम ऑफ जो स्टेट है ऑफ द सिस्टम वो फिक्स हो जाएगा आपका। ठीक, अगर 2 आया डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 2 प्रॉपर्टीज पता करनी पड़ेगी। मान लो प्रेशर और टेम्परेचर आपने पता कर लिया, उससे आप सिस्टम की स्टेट को क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। ठीक, अब यहां पे बात आती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट की। तो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पहली बात तो आया कैसे और वो क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो भाई देखो, अब आपका एक सिस्टम है। ठीक है, थर्मो मतलब यहां पे एक क्या है, सिस्टम है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बेसिक से चल रहा हूं मैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो आप,
कोई भी दिक्कत ना हो आपको चीजें समझने के लिए। मान लो ये आपका एक सिस्टम है और ये सराउंडिंग के साथ कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन में है, ठीक है। अब भाई सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में थर्मोडायनेमिक्स में कैसे इंटरेक्शन हो सकता है? हीट एंड वर्क के फॉर्म में इंटरेक्शन हो सकता है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी ज्यादा बात मत करो, ज्यादा ध्यान मत दो इस पे। हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई एक सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन में है, तो इसके अंदर क्या होता रहेगा, चेंजेस आते रहेंगे। अब मान लो जैसे कि ये मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे है और सराउंडिंग जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आपको पता है यहां से हीट जो है वो बाहर आती रहेगी और टेम्परेचर अंदर का कॉन्टिन्यूसली कम होता रहेगा, ठीक। अब यहां पे आप कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर मान लो टेम्परेचर की ही वैल्यू मेजर करना चाहते हो तो वो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है, कॉन्टिन्यूसली आपका जो सिस्टम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिससे आप क्या कर सकते हो, क्या कर पाओगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू मेजर नहीं कर पाओगे। क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू तो तब मेजर करोगे ना जब वो चेंज ना हो रही हो, ठीक है। तो हम क्या मान के चलते हैं भाई, अब ऑब्वियस सी बात है कोई सिस्टम है तो वो तो सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करेगा ही करेगा, तो क्या हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे? नहीं, हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के साथ, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, स्टेट ऑफ बैलेंस है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, अगर हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के साथ, तो जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, ठीक। जिससे कि इंटरेक्शन उनके बीच में क्या कर दिया आपने, खत्म कर दिया। तो एक सिस्टम जो है उसको क्या कंसीडर करके चला जाता है कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए 3 इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करना जरूरी है, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, ध्यान से। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक सिस्टम का होने के लिए 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। एक तो थर्मल इक्विलिब्रियम, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और एक केमिकल इक्विलिब्रियम। इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। थर्मल इक्विलिब्रियम भाई नाम से ही आपको पता चल रहा है कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या क्या मतलब है, कि अगर ये मान लो सिस्टम है आपका तो इसके अंदर भी यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहे, हर जगह पे जो टेम्परेचर है वो एक ही रहे, और साथ ही साथ सराउंडिंग का टेम्परेचर भी वही रहे, ठीक है। तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा ना। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर विद द सराउंडिंग, अंदर भी और बाहर भी उसमें क्या है, टेम्परेचर इक्वल है, तभी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि भाई जो हमारा सिस्टम है उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर कोई नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा तो सिस्टम जो है अपनी कंडीशन को बदल देगा, ठीक। यहां पे जनरली थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो जनरली हम प्रेशर से डील करते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को किससे समझ सकते हो कि हर पॉइंट पे जो सिस्टम के अंदर है वो प्रेशर की वैल्यू क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि अगर सेम नहीं होगी तो प्रेशर के डिफरेंस के कारण आपके प्रॉपर्टीज में चेंज आता रहेगा और आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम थर्मल इक्विलिब्रियम भी कंसीडर करके चलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम भी कंसीडर करके चलते हैं, और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी कंसीडर करके चलते हैं, और लास्ट जो है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम भी कंसीडर करके चलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि भाई पूरे जो हमारा सिस्टम है उसमें किसी भी जगह पे केमिकल जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती है, ना ही कोई आपस में रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि अगर यार कहीं पे आपका कंपोजिशन चेंज होगी तो इधर मान लो किसी कंपोनेंट की वैल्यू ज्यादा है, इधर कम है, तो इधर से उधर डिफ्यूज कर जाएगा आपका, तो वो क्या होता रहेगा, चेंजेस क्रिएट करता रहेगा आपके सिस्टम में, जिसके कारण प्रॉपर्टीज आप मेजर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम को हम क्या मान के चलते हैं कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में है, तभी उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान करनी थी,
ठीक, उसके बाद बात आती है कि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? When a system interacts with the surrounding, a process takes place. This interaction may be in the form of mass और energy transfer. देखो यार, सीधी सी बात है, अगर ये आपका सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट कर रहा है किसी भी फॉर्म में, मास की फॉर्म में या फिर एनर्जी की फॉर्म में, तो वो एक स्टेट से, मान लो ये अभी क्या था, स्टेट 1 पे एग्जिस्ट कर रहा था, यहां से इसने इंटरैक्ट किया सराउंडिंग के साथ, तो इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो ये स्टेट 2 पे आ गया। ठीक है, तो ये जो इंटरैक्शन हुआ इसका स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक में पहुंचने में, उसको क्या बोलते हैं, हम एक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है भाई, सिस्टम जो है हमारा एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या कर रहा है, पहुंच रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, एंड द सीरीज ऑफ स्टेट थ्रू विच प्रोसेस सिस्टम पासेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज कॉल्ड पाथ ऑफ प्रोसेस। भाई देखो, ये स्टेट 1 से स्टेट 2 पहुंचने में जिस रास्ते से जा रहा है उसको क्या बोला जाता है, पाथ ऑफ द प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, प्रोसेस तो क्या हो गया, उसका स्टेट 1 से स्टेट 2 पे पहुंचना, ये तो क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। और पाथ क्या हो गया, जिस पाथ से वो क्या करता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे पहुंचता है, उसको क्या बोल दिया हमने, पाथ ऑफ दी प्रोसेस बोल दिया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी चीज से रिलेटेड क्या है, सिस्टम हैज चेंज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 बाय द प्रोसेस। ठीक है, बट टू स्पेसिफाई द थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट बाय अ कॉन्टिन्यूअस लाइन वी हैव टू डिटरमाइन इंटरमीडिएट स्टेट। मतलब क्या है इसका, देखो यार, आपने ये पाथ बनाया कि ये सिस्टम जो है वो इस पाथ से स्टेट 1 से स्टेट 2 में पहुंचा, तो किसी पाथ को स्पेसिफाई करने के लिए आपको यार चार्ट बनाना आता होगा। आपने यहाँ पे लाइन बनाई है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी आपको प्रेशर और मतलब प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी की वैल्यू पता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह पे आपने भाई यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लाइन बनाई है आपने, तो इसका क्या मतलब है कि आपको हर जगह पे जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो पता है, तभी आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया है और उसको जोड़ के आपने ये पूरा पाथ बनाया है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। These intermediate point can only be defined when the system is in equilibrium at that point। अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू पता है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो तभी पता हो सकती है जब वो जो हमारा सिस्टम है इस पॉइंट पे भी क्या हो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे हो। ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बताया आपको भाई, प्रॉपर्टी मेजर करने के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज मेजर करी हैं, तो इसका मतलब इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी, हर इंटरमीडिएट पॉइंट पे आपको प्रॉपर्टीज की वैल्यू पता है, यानी कि जो सिस्टम है हर इंटरमीडिएट पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, ये चीज लिखाई हुई है, पर प्रैक्टिकली क्या है, ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक पॉइंट पे जो सिस्टम है वो क्या हो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव कर ले। ठीक, तो इसको ओवरकम, अब भाई जब ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिकली आप हर एक पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। भाई मान लो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, ठीक, पर ये नहीं है, ये है, तो आप एक कॉन्टिन्यूअस लाइन कैसे बना सकते हो पाथ को दिखाने के लिए, नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि प्रोसेस इज कंसिडर्ड टू बी क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। अब यहां पे आता है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, तो वो समझिए। ठीक, when a process proceeds in such a manner that the system remains infinitesimally close to an equilibrium state at all point, it is called a quasi static या फिर quasi equilibrium process। मतलब क्या है, देखो यार, सिस्टम जो है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से
दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट पे जा रहा है। हाँ, तो वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट पे जा रहा है और बीच में वो इस तरीके से प्रोसीड कर रहा है कि ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट क्या है आपका बिल्कुल इक्विलिब्रियम के आसपास ही है। ठीक है, तो ऐसा जो प्रोसेस होता है जहां पे हर एक पॉइंट ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में रहता है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्वाजी स्टैटिक या फिर क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अ क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस कैन बी व्यूड एज अ सफिशिएंटली स्लो प्रोसेस। ये क्या है? एक स्लो प्रोसेस है दैट अलाउज द सिस्टम टू एडजस्ट इटसेल्फ इंटरनली सो दैट प्रॉपर्टीज इन वन पार्ट ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज एनी फास्टर देन द अदर। इसका क्या मतलब है? देखो यार, आप समझ गए कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट हर एक जो पॉइंट है यहाँ पे, हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट आपका ऑलमोस्ट क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है इस प्रोसेस में। इसका एग्जांपल क्या है आपका? ये आप यहां से समझ सकते हो। मान लो एक ये पिस्टन है और उस पे ये वेट्स रखे हुए हैं, छोटे छोटे वेट्स। ठीक है, तो आप क्या करते हो? आपका टारगेट क्या है? इस वाली स्टेट से इस वाली स्टेट तक इस सिस्टम को लेके जाना। ठीक, तो एक तरीका तो क्या है जो आपका प्रैक्टिकल प्रोसेस है कि आपने ये पूरा का पूरा वेट एक साथ हटा दिया और ये जो पिस्टन है वो सीधा का सीधा स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ गया। पर इसमें दिक्कत क्या होगी? आपको स्टेट 1 तो पता है, स्टेट 2 तो पता है, पर बीच के जो प्रोसेस है उनके इंटरमीडिएट पॉइंट्स यानी कि इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज की वैल्यू नहीं पता, तो आप उसको एक डायग्राम पे नहीं दिखा पाओगे। ठीक है, वही दूसरी तरीके से इस प्रोसेस को आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि इस पे बहुत सारे वेट्स रखे हुए हैं और आप एक एक करके स्मॉल स्मॉल वेट्स उठा रहे हो। पहले सिर्फ इतना वेट उठाया आपने, ठीक है, तो क्या होगा? ये पिस्टन बहुत जरा सा ऊपर मूव करेगा, फिर इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर लेगा। फिर दूसरा उठाया आपने तो थोड़ा सा और ऊपर मूव करेगा, फिर इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर लेगा। फिर थोड़ा सा वेट और हटाया, फिर ऊपर मूव करेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर लेगा। तो ऐसे ही इंटरमीडिएट स्टेट्स भी क्या हो गई? ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम की स्टेट के जैसी ही हो गई। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे। और ये क्या होते हैं? आपके स्लो प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, प्रोसेस डायग्राम्स की बात कर लें। प्रोसेस डायग्राम्स plotted by employing thermodynamic properties as coordinates are very useful in visualizing process। देखो यार, जब वही है आपका डायग्राम की बात हो रही है, तो जब आप एक दो प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करते हो, कोई भी दो प्रॉपर्टीज, और उनके बीच में आप ग्राफ प्लॉट करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम प्रोसेस डायग्राम बोलते हैं। और ये क्या है? बहुत ही हेल्पफुल होता है विजुअलाइज करने में। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो, एक एक्चुअल पिस्टन सिलेंडर है, स्टेट 1 जो है वो ये है, और ये जो पिस्टन है वो आगे की तरफ मूव करके यहां पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। आप देख सकते हो ज्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम हो रही है, और आपको पता है कि भाई जब वॉल्यूम कम होती है तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। तो इसी चीज को अगर आपको डायग्राम में दिखाना है तो आपने क्या किया भाई? दो कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिए, एक तो प्रेशर एक एक्सिस पे, दूसरे एक्सिस पे आपने वॉल्यूम सेलेक्ट कर लिया। अब स्टेट 1 पे तो क्या है? आपका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है और प्रेशर जो है वो क्या है? कम है। जैसे जैसे आप पिस्टन को मूव कराते गए, वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? आप देख सकते हो वॉल्यूम जो है वो घटती जा रही है और प्रेशर जो है वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। और फाइनली आपको ये वॉल्यूम और इतना प्रेशर मिल गया। तो आप देख सकते हो ये जो प्रोसेस है वो आपने ग्राफ के थ्रू इस पाथ या लाइन के थ्रू आपने डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? काफी हेल्पफुल होते हैं विजुअलाइज करने में चीजें। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, प्रोसेसेस किस किस क्या क्या तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं? भाई एक ऐसा प्रोसेस हो सकता है जहां पे आइजो, आपको पता है आइजो एक प्रीफिक्स है जो कि कोई चीज अगर कांस्टेंट रहती है तो उसके आगे लगता है। तो आइजोथर्मल प्रोसेस होते हैं आपके, इनमें क्या होता है? आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइजोबैरिक प्रोसेस होते हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइजोकोरिक प्रोसेस होते हैं या फिर जिनको आइजोमेट्रिक भी बोला जाता है, जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है।
ठीक है, कैसे याद रख सकते हो भाई, आइसोथर्मल में थर्मल आ रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबारिक आपको पता है बार जो है वो किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है, ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। और आइसोकोरिक तो आपको पता ही चल जाएगा जब ये दो पता चल गए। ऐसे ही आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होते हैं, आगे पढ़ोगे आप, अभी बता देता हूं बस। आइसो एंथैल्पिक मतलब इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक मतलब जिनमें क्या होगी, आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। तो ये अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, ठीक। चलिए, अच्छा एक टर्म और देख लेते हैं छोटी सी, थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है यार, जब मान लो दो या दो से ज्यादा प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, सीरीज ऑफ प्रोसेस हो रहे हैं इस तरीके से कि जो इनिशियल स्टेट थी उसी पे आप घूम फिर के क्या आ जाते हो, वापस आ जाते हो। तो ऐसे सीरीज को क्या बोलते हैं, हम एक थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलते हैं। A system is said to have undergone a cycle if it returns to its initial state at the end of the process. That is, for a cycle, initial and final states are same. चाहे बीच में कितने भी प्रोसेस अंडरगो हो जाएं, पर अगर आप फाइनल उसी स्टेट पे पहुंच जाते हो जिससे आपने शुरू किया था, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर में सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सारी चीजों से अपडेट रहने के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पे आप मेरे को मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू।